बिग मार्केट वॉइस में और आज बहुत सारे सेक्टर्स में रिकवरी देखने को मिली है। मार्केट में हुआ क्या, कहाँ नज़र होनी चाहिए, इन सब पे हम बातचीत करेंगे एडलवाइस म्यूचुअल फंड के सीईओ इक्विटी त्रिदीप भट्टाचार्य से। त्रिदीप सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर पहले तो ये बताइए, कल क्या हुआ, क्या था कल? सो देखिए, कभी जब मार्केट अनइक्विवोक एक तरफा मूव करता है, हाँ। तब थोड़ी सी हलचल होने पे थोड़ा सा झटका एक आता है। कल वैसा ही हुआ। तो वैसे अगर आप उसको रीजन एट्रीब्यूट करना चाहें तो आई थिंक जो आरबीआई का एनबीएफसी की तरफ थोड़ा एक रेगुलेशन आया, उसकी बात आ रही थी। एक जो रेड सी को लेके जो एक कंट्रोवर्सी बनी है, उसको वो एक दूसरा कारण था। और तीसरा, ये जो कोविड में सिंगापुर में थोड़ी बहुत नर्वसनेस हो रही है, उसका इम्पैक्ट वाया चेन्नई अगर कुछ आ जाए तो उसको लेके थोड़ी बहुत हलचल थी। पर मेरे ख्याल में मैं उन पे ज्यादा ना ध्यान देते हुए इस पे देता हूँ कि एक तरफा रैली चल रही थी, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया और वो आपको देखने को मिला। जी त्रिदीप सर, एक बार पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, बहुत तेज़ गिरावट आई मिड कैप में और उसके बाद शार्प रिकवरी दिखी, लगभग थोड़ी मतलब आधी के आसपास तो आप कह सकते हैं। 700 पॉइंट की रिकवरी मिड कैप इंडेक्स में आज फिर दिख रही थी। मतलब डर खत्म हो गया क्या? देखिए, अभी फिलहाल डर तो कल दोपहर को डर तो नजर आया था। ऐसा नहीं है कि डर खत्म हो गया है। लेकिन हाँ, ये है कि अगर आप जो पिछले क्वार्टर के अर्निंग सीजन के नंबर्स देखें, मिड और स्मॉल कैप के नंबर्स तो अच्छे आए हैं अभी भी। सो और ऊपर से जो आपके ऑफ लेट पिछले एक डेढ़ महीने में एफआईआई का फ्लो भी थोड़ा पॉजिटिव हुआ है। सो नेट मेरे हिसाब से डर, और तीसरी बात ये कि एक जो मैक्रो डर बना हुआ था मार्केट में कि इलेक्शन रिलेटेड रिस्क है, उसमें वोलेटिलिटी आ सकती है। वो 3 जो स्टेट की इलेक्शंस है, उसमें भी थोड़ी बहुत रियायत मिली। तो मेरे ख्याल में ये सब देखते, इन सब को ध्यान में रखते हुए मार्केट है जहां पे है। आगे मेरे ख्याल में जब अगले एक साल को देखते हैं तो उसमें मुझे लगता है कि हम लोग एंटर करने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं द ईयर ऑफ ट्रांजिशंस। काफी सारे जगहों पे अपने को काफी सारी चेंजेस देखने को मिलेगी, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। ओके। अच्छा त्रिदीप जी, आज एचडीएफसी बैंक का अगर आप देखें, सबसे ज़्यादा अगर आप देखें प्रभाव है इस ट्रेडिंग सेशन में। ये जो मीनिंगफुल पुल बैक स्टेबिलिटी जो आज आई है 21,000 के लेवल से, उसमें एचडीएफसी बैंक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आज का ये प्राइस बिहेवियर एचडीएफसी बैंक का आपको क्या मैसेज दे रहा है? हम इसको एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर मानते हुए हैं अब तक, और अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा नीचे ही है। आपका आइसोलेशन में अगर एचडीएफसी बैंक में कुछ व्यू हो इस वक्त तो बताइए प्लीज़। स्टॉक स्पेसिफिक व्यू तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, बट मैं ये कहूंगा कि जो फाइनेंशियल्स, जैसे देखिए आज के देश में, इंडिया के मार्केट में बहुत बड़ा एक सेगमेंट है, उसमें एक सब सेगमेंट है लेंडिंग फाइनेंशियल्स। तो हम लोग लेंडिंग फाइनेंशियल्स को लेकर के अच्छा खासे पॉजिटिव हैं। और हम पॉजिटिव इसलिए हैं क्योंकि हमको लगता है कि ओवरऑल इसमें जो एसेट क्वालिटी की चिंताएं थी मार्केट को, पिछले 2-3 साल में ये चले गया है। और जो क्रेडिट ग्रोथ का आंकड़ा है वो इम्प्रूव हुआ है। तो इसमें जो अगर आप कुछ बड़े बैंक्स देखें जो कि मर्जर से होते हुए आ रहे हैं, उनका पिछले एक साल में बिजनेस मोमेंटम थोड़ा सा स्लो डाउन होता रहा है, क्योंकि जब मर्जर हो रही थी तब ध्यान टॉप मैनेजमेंट का थोड़ा बटा हुआ था। ये मेरे ख्याल से अगले 1-2 क्वार्टर में शायद ग्रोथ की तरफ हो। इसलिए ओवरऑल हम लोग लेंडिंग फाइनेंशियल्स में और पर्टिकुलरली लार्ज कैप बैंक्स में थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव रुख पे हैं। हमें लगता है कि जैसे अगर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट थोड़ा का माहौल थोड़ा 2024 में कम होता है, तो उसमें बैंक्स थोड़ा बेहतर करने के फिराक में है। उनका उनका अच्छा खासा अर्निंग्स अपग्रेड हो सकता है। तो और साथ में फाइनल में ये कहूंगा कि अगर इनकी वैल्यूएशंस देखें तो ये बैंक्स और लार्ज कैप बैंक्स एक ऐसी जगह है जिनका कि पिछले 10 साल के अनुमान एवरेज से वैल्यूएशन अभी भी सस्ते हैं। सो वैल्यूएशन सस्ता है, अर्निंग्स मोमेंटम बेहतर है, ग्रोथ आ रही है। तो इसलिए आई थिंक इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि इनकी तरफ लोगों का ध्यान जाए। तो उसका नतीजा आपको देखने को मिला पिछले कुछ दिनों में। अच्छा, हाँ प्रदीप जी, इसमें कोई राय नहीं है कि आज मिड कैप में भी स्ट्रॉन्ग पुल बैक है, और मिड कैप में एक जो थीम्स जो बहुत अच्छी कर रही हैं उसमें आपका रेलवेज आज एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग मूव देता है। आप कॉपर स्पेस, मतलब स्पेशली मेटल्स, हॉस्पिटल स्टॉक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, डायग्नोस्टिक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। अपने आप को, हमारी चर्चा को थोड़ी देर तक, कुछ देर के लिए यहीं पर
रखते हैं, डायग्नोस्टिक और फार्मा और हॉस्पिटल स्टॉक्स पे सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आपका कहाँ कहाँ पर है इस वक्त? हिसाब से डोमेस्टिक फार्मा एक ऐसी जगह है जहां पे अभी भी कुछ कंपनी अच्छे वैल्यूएशंस पे हैं और वहां की ग्रोथ जो है वो अभी भी बेहतर है। हॉस्पिटल्स में, और ये हमारा सेकुलर पिक होगा, पर इंक्रीमेंटली अगर मैं पिछले 3 से 6 महीने में देखूं कि हमने पोर्टफोलियो में कहाँ ऐड किया है, तो हमने हॉस्पिटल्स में ऐड किया है, क्योंकि कुछ एक हॉस्पिटल्स जो है उसमें डायग्नोस्टिक का भी एक प्ले बन जाता है, और जो इंडिया की अंडर पेनिट्रेशन है हॉस्पिटल्स के मामले में वो भी काफी हद तक एक सेकुलर स्टोरी है। सो ये दोनों का मिला जुला हाल देख करके हॉस्पिटल्स में हम सबसे ज्यादा पॉजिटिव हैं, उसके बाद हमारा डायग्नोस्टिक्स आएगा और फिर डोमेस्टिक फार्म आएगा। तो इस सीक्वेंस में हम देखते हैं फार्मा सेक्टर को। ओके, त्रिदीप सर, मार्केट बड़ा फॉरवर्ड लुकिंग होता है, तो उसने बहुत सारी चीज़ें आगे देख ली होंगी, जैसे मोदी जी का री इलेक्शन, यूएस फेड में रेट कटेंगे ही कटेंगे, एसआईपी का फ्लो कभी घटेगा नहीं, 17,500 18,000 तक रहेगा, जो कंजम्पशन ड्राइवन थ्योरी चल रही है के शेप वाली वो भी इंटैक्ट है बिल्कुल, और पीएसयू की लीडरशिप बरकरार रहेगी। इसमें से कोई एक चीज़ है जो आपको लगता है कि रिस्क पोज कर सकता है? आई थिंक सबसे बड़ा रिस्क तो मेरे ख्याल से 2024 का इलेक्शन ही है। कि इंडिया की इलेक्शन तो सबको पता है, बट एक बात ध्यान देने के लायक है कि ऑल ओवर इंडिया अबाउट 40% ऑफ ग्लोबल जीडीपी जो है ये सारे जगहों पे इलेक्शन है अगले साल। सो केवल इंडिया में ही नहीं, इंडिया, यूएस, यूके, ताइवान, ये सब काफी जगहों में इलेक्शंस होने के चलते पहले 3 से 6 महीने में आपको इलेक्शन नॉइसेस, इलेक्शन रिलेटेड प्रोमिसेस काफी कुछ देखने को मिलेगा। और जब ऐसा होता है तब मार्केट में वोलेटिलिटी एक आम बात है कि हो जाए। कुछ कुछ जगहों में ऐसे हैं कि अगर हार्डलाइन गवर्नमेंट्स आ जाएं तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी सी कठिन हो सकती है। तो मेरे ख्याल से अगले 3 से 6 महीने में अगर सबसे बड़ा रिस्क लगता है तो वो 2 या 3 है। पहली बात तो एडवर्स पॉलिटिकल आउटकम, जो ध्यान में रखने की बात है। दूसरा ये कि अगर ये जियोपॉलिटिक्स फ्लेयर अप हो गया तो ऑयल अगर $100 के ऊपर चला जाए तो ये मेरे ख्याल से मार्केट इसके लिए अभी प्रिपेयर्ड नहीं है। और तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि पिछले दिसंबर में अपने को एक थोड़ी सी रैली देखने को मिली जब फेड ने कहा कि अब हो गया, रेट इंक्रीज हमारा खत्म होने को है। उसका अगर काउंटरी एविडेंस अपने को देखने को मिला तो ये तो आपको मार्केट में एक अच्छा खासा वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा। तो ये 3 चीजें जो है मेरे ख्याल से, जिसमें कि 2 ग्लोबल हैं और एक इंडियन है, ये इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए अगले 3 से 6 महीने में। दुनिया के 40 देशों में चुनाव है सर, अमेरिका, भारत से लेकर के तमाम, तो 40 कंट्रीज अंडर गोइंग इलेक्शंस। अच्छा, इंडिया स्पेसिफिक एक सवाल मेरा ये, पीएसयू की लीडरशिप जारी रहेगी सर? ऐसा लगता है कि पीएसयू मतलब रुक ही नहीं रहे कहीं पे, चाहे जिस सेक्टर के पीएसयूज को आप देखिए। आप लोग पसंद करते हैं इनको? इसका थोड़ा सा एक लंबा उत्तर दूंगा, थोड़ा सा सुनिएगा। वो ये कि देखिए इंडिया में हो गया रहा है कि जो अर्निंग्स आ रही है कंपनीज की, ये ब्रॉड बेस होती जा रही है। मतलब आज से 3 साल पहले मान लीजिए 10 से 20 कंपनीज के नतीजे बेहतर आ रहे थे, आज वही जो सेम चीज है, ये 150 से 200 कंपनीज के सबके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। तो जब ब्रॉड बेस एक रिकवरी होती है तो उसमें पीएसयूज भी आ जाते हैं, मिड कैप भी आ जाते हैं, स्मॉल कैप भी आ जाते हैं। ये अभी का सूरत हाल है। तो इसलिए जब अर्निंग्स इंप्रूवमेंट दिखता है तो वो कंपनी जिनके की वैल्यूएशन कम है, जैसे कि पीएसयूज, उनमें आपको ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इसलिए हमने पिछले 1-2 साल में पीएसयूज में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली। लेकिन यहां से मेरे ख्याल में थोड़ा सा जागरूक होकर पीएसयूज में इन्वेस्ट करना जरूरी है। एक आपको उदाहरण देता हूं, जैसे मान लीजिए डिफेंस के एरिया में ना, हम सबको मालूम है कि ये अगले 10 साल के लिए इंडियन कंपनीज के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन पिछले 10 साल में ऐसे बहुत कम कंपनीज हैं जिन्होंने एक्चुअली इधर पे एक्सपर्टीज, इस एरिया में एक्सपर्टीज बनाया है। इस एरिया में सबसे ज्यादा एक्सपर्टीज आज के डेट में पीएसयूज के पास ही है। सो सिलेक्टिवली इस एरिया के जो पीएसयूज हैं वो इस थीम को कैपिटलाइज करने के लिए काफी अच्छे से पोजीशन है। दूसरा एक और जगह ले लीजिए, पावर ना। पावर पिछले 5 साल में हमने थर्मल कैपेसिटी या रिन्यूएबल कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं आई है, लेकिन लगाने की क्षमता अभी भी पीएसयूज के पास ही है।
तो ये कुछ एक और एरिया है जहां की पीएसयूज बहुत अच्छे पोजीशन में रैली करने के लिए। तो मेरे ख्याल में वो समय पीछे छोड़ते हुए जबकि पीएसयूज को एक बास्केट हिसाब से देखा जाता था, अब इसको थोड़ा सा ये स्पेसिफिक देखना पड़ेगा कि कौन सा सेक्टर में पीएसयू है, उसकी क्या खास बात है, और जो अभी ग्रोथ आ रही है उसके लिए वो पोजीशन है कि नहीं, और अगर है तो उसको पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए rather than पीएसयू तरीके से जो हमारा ट्रेडिशनल लेंस रहा है। जी त्रिदेव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी पहलुओं पर बातचीत की आपने खुल के, बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।